करते रहते हो, कभी किसी शॉप पर जाते हैं, कभी किसी शॉप पे जाते हैं ना, सौदा सलफ खरीदने जाते हो ना, तो जिसकी दिल करता है बना दो, उसकी पकड़ के उसको बताओ भाई तुम्हारी तो लोकेशन नहीं बनी हुई, उसको थोड़ा सा पहले उसका प्रोफाइल में कैसे जाते हैं, बिजनेस business.google.com से प्रोफाइल में आ जाते हैं। इन द मीन वाइल मैंने जो व्हाट्सएप चैनल में कितने लोग हो, व्हाट्सएप चैनल मिक्स नहीं करना, ग्रुप व्हाट्सएप भी उसके साथ नहीं करना, व्हाट्सएप चैनल पे कितने लोग हैं, आप हैं, आप दोनों व्हाट्सएप चैनल पे हो, नहीं है, आप लोग नहीं है, मैं दोबारा से लिंक शेयर करता हूँ, इधर से कितने लोग नहीं है, उसके ऊपर मैं बहुत सारा स्टफ रेगुलरली शेयर करता हूँ, मैं अभी लिंक शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है, उसे आपने फॉलो करना है, इसलिए कि उसके अंदर मैं बहुत सारा स्टफ शेयर करता हूँ। थैंक यू। जी ये प्रोफाइल में हम आ गए, एक फॉर्मेलिटी प्रोफाइल बनाने की भी है, अगली क्लास में आप सब ने मुझे बताना है, बेशक नहीं बनती इट्स ओके यार, एक अटेम्प्ट तो करनी है ना, आप लोगों ने भी करनी है, फीमेल स्टूडेंट्स ने भी करनी है, किसी के बिजनेस की करनी है, ठीक है ना। किसी के बिजनेस में क्या आ सकता है, कोई आपके नियर अबाउट में एकेडमी आ सकती है, कोई नियर अबाउट में ब्यूटी पार्लर आ सकता है, अगर आप बाकी चीज़ों को एक्सेस नहीं है तो जिन जगहों को आपका एक्सेस है उस जगह पर आपने अटेम्प्ट करनी है ये वाली बनाने की। नहीं बनती है तभी तो आपको पता लगेगा क्यों नहीं बन रही, जब आप बनाने की कोशिश करोगे तभी पता लगेगा, और उसको अगले को कन्विंस भी करना है, आपने थोड़ी सी मार्केटिंग भी करनी है कि क्यों उसे बनानी चाहिए, मतलब वो आप उसको पहले उसके कंपटीटर की दिखाओगे ना, जो उसके करीब रेंज में आ रहा होगा, कि ढूंढ कर दिखाओगे कि भाई ये देखो मैं ढूंढ रहा हूँ, आपकी नहीं नजर आ रही, लोगों का बिजनेस गूगल पर आ जाता है, आपका नहीं आता, और इसको उसको ये भी बता देंगे इसके गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ मतलब ये इसका ऐसा कुछ नहीं है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाओगे तो टैक्स वाले आ जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल से टैक्स वाले नहीं आते हैं, ठीक है। तो कहना इसका गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ ये आपकी प्रेजेंस है गूगल के ऊपर। अच्छा, अब प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मेरा ख्याल है ये रिव्यूज़ की बात भी की थी, और आज मैं आपको एक लिंक भेजूंगा रिव्यूज़ के लिए, उसके ऊपर आपने रिव्यू देना है, मगर ऐसे रिव्यू नहीं, जान छुड़ाने वाला रिव्यू नहीं देना, आपने उस प्रोडक्ट को पहले समझना है कि ये प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। फिर जिनकी इंग्लिश वीक है, जो समझते हैं इंग्लिश में लिख नहीं सकते, वो चैट जीपीटी से जाकर उसको राइट करवाएंगे रिव्यू को, और अच्छा सा एक पर्पसफुल सा फ्रेज की शक्ल में रिव्यू होना चाहिए जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेज हों। अगर आपको अभी भी समझ में ना आए कि रिव्यू कैसे देना है, तो आप यूं भी कर सकते हो कि उसके रिव्यूज या उसके कंपटीटर्स के रिव्यूज को देखकर उसे कॉपी करके चैट जीपीटी में ले जाएं और उससे रीराइट करवा लें, और सब ने ये काम करना है, और ये कोशिश करनी है कि ये एज ए प्रैक्टिस के तौर पर चैट जीपीटी को यूज करना है, बीच में चैट जीपीटी से रिव्यू लेना है। रिव्यू की बात की थी हमने पिछली क्लास में, रिव्यूज की बात की थी कि नहीं की थी, कि रिव्यूज लेने आप आए थे, नहीं उससे प्रीवियस क्लास नहीं हुई, ठीक है। चलिए अब आपको पहले बताता हूँ कि रिव्यूज कैसे लेने हैं, किस साइंस के साथ लेने हैं, और एक अच्छा रिव्यू क्या होता है जिसे गूगल अच्छा रिव्यू समझता है। सबसे पहले तो ये कि हमने रिव्यू लेना कैसे है जी, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये लिखा हुआ है आस्क फॉर रिव्यूज, हम इस पर क्लिक करते हैं, और ये एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। जब मैं जो जो बातें कर रहा हूँ ना, मैं सबको कह रहा हूँ कि ये एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, ये नहीं समझना कि सिर्फ यही है, यानी कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, और जब हम इतने सारे स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स को फॉलो करेंगे तो हम रैंक करेंगे। अगर हम ये समझ रहे हो कि हम किसी एक को करने के मिसाल के तौर पर मैं आज रिव्यूज लेता जाता हूं और मैं प्रोफाइल की अदर फैक्टर्स पे अपना नजर नहीं रखूंगा, तो जो दूसरे मेरे कंपटीटर्स होंगे अगर वो अदर फैक्टर्स पे काम कर रहे होंगे तो वो ज्यादा टॉप पर आ जाएगा। तो मुझे सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना है। अब एक फैक्टर क्या है हमारे पास, ये वाला कि भाई रिव्यूज लेने हमने अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से, ठीक है। और एज ए डिजिटल मार्केटर हम खुद भी अपने सोशल सर्कल से भी अपने क्लाइंट्स को रिव्यू दिलवाते हैं, इसलिए कि जो क्लाइंट है वो उसके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है ये कि भाई सबसे लेना, मतलब लेना चाहिए लेकिन बहुत उन्हें हेडिक लग रहा होता है, और जो क्लाइंट्स होते हैं उनके वो भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। हालांकि ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है कि आप अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं, क्योंकि जब आप सबसे रिव्यू ले रहे होगे तो कोई ना कोई आपको फीडबैक दे रहा होगा। हो सकता है रिव्यू देने से पहले ही लोग आपको फीडबैक दें कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड, कोई ना कोई अपना इशू बताएंगे, आप उस इशू को टारगेट करोगे और उस मसले को हल करोगे और फिर आपको रिव्यू मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपका बिजनेस भी इंप्रूव होगा और आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी इंप्रूव होगी।
इसको हम बोलते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन। ये जो आप गूगल पर नजर आ रहे होते हो ऊपर, ये आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन कहलाती है, ठीक है। सो मैंने इसे किया जी कॉपी। अब मैं क्या करूंगा, मैंने जिससे शेयर करना है, जैसे अभी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं और फिर हम इसकी आगे की बात करते हैं। इसको मैं ग्रुप में भी ले आता हूं। अभी हमने इसे खोल लिया, इसे खुलने देते हैं। एक अच्छा रिव्यू क्या होता है? एक अच्छा रिव्यू ये होता है कि किसी ने, एक अच्छा रिव्यू ये नहीं होता कि 5 स्टार। सबसे पहली बात ये है कि अच्छा रिव्यू 5 स्टार होता है। अगर कोई बंदा आपको 4 स्टार देगा तो ये कोई अच्छा रिव्यू नहीं है, ये ज़हन में रखना है। मतलब ये एक किस्म का वीक रिव्यू है। सबसे पहली बात क्या है कि हमने जब भी किसी से रिव्यू लेना होगा तो हमें कोशिश करनी है कि हम उससे 5 स्टार रिव्यू लें। यानी हमने उसे कन्विंस करना है कि भाई आपने 5 स्टार रिव्यू देने हैं। जैसे मैं आपका कोई क्विज लूँ और मैं कहूँ भाई रेटिंग में आपको नंबर दूंगा, तो मैं किसी को 4 दे रहा हूँ, किसी को 5 दे रहा हूँ, किसी को 3 दे रहा हूँ, किसी को 2 दे रहा हूँ, तो 4 वाले भी कंसीडर करेंगे कि अच्छा है, 5 वाले भी कंसीडर करेंगे अच्छा है, ठीक है ना। 3 वाले कंसीडर करेंगे कि ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर रिव्यू जो है वो 4 वाला अच्छा नहीं है, यहाँ पर रिव्यू 5 वाला ही अच्छा है बस। यानी हमने जिससे भी रिव्यू लेना है उसे कहना है भाई 5 स्टार रिव्यू देना है आपने हमें, यानी कि कोई स्टार छोड़ना नहीं है रिव्यू देते हुए, क्योंकि हमारे कंपटीटर्स ने ये सारे रिव्यूज लेने हैं। और ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है, ऊपर आने का एक ये भी फैक्टर है कि लोग कितना अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अब अगर कोई बंदा सिर्फ रिव्यू दे और पोस्ट कर दे तो ये कोई सही रिव्यू नहीं है। आपने अपने रिव्यू में कमेंट भी करना है, क्योंकि रिव्यू तो है ही फीडबैक। तो अगर हम सिर्फ स्टार्स लगा के पोस्ट कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, गूगल कहेगा ये तो कोई फेक रिव्यूज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आप सबको कहूँ रिव्यू देने हैं और आज के दिन में 20 रिव्यूज आए और 20 के 20 रिव्यूज 5 स्टार रिव्यूज हो, मगर उसके अंदर किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर ना किया हो, सो गूगल ये समझेगा कि ये फेक रिव्यूज हैं। हो सकता है वो फौरी तौर पर तो उन रिव्यूज को ऐड कर दे, लेकिन किसी लेवल पर जाकर वो उनको रिमूव भी कर सकता है। इसलिए आपने अपने रिव्यू में कमेंट भी शामिल करना है, जिसकी मैंने भी आपसे बात की है कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, चाहे वो एक सेंटेंस की शक्ल में हो, चाहे वो 2 सेंटेंसेस की शक्ल में हो, चाहे वो एक पैराग्राफ की शक्ल में हो, चाहे वो नंबर ऑफ पैराग्राफ की शक्ल में हो, जितना वो आपको मार्जिन देगा। उसके बाद एक और जरूरी नहीं इंग्लिश में देना भाई, उर्दू में भी दे सकते हैं, ठीक है। मतलब हमने रिव्यू देना ना, जरूरी नहीं इंग्लिश में दे। अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हो अपना कीबोर्ड उर्दू वाला कर लो, मोबाइल पे कर लो या लैपटॉप पे कर लो, उर्दू में फीडबैक दे दो, इंग्लिश में फीडबैक दे दो, जिस लैंग्वेज में भी देना चाह रहे हो। उसके बाद आपका रिव्यू और ज्यादा स्ट्रांग होता है अगर हम अपने रिव्यू में कोई पिक ऐड कर लेते हैं। अगर हम अपने रिव्यू में कोई तस्वीर ऐड करते हैं तो हमारा रिव्यू और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा रिव्यू क्या होगा, रिव्यू क्या अच्छा है। मिसाल के तौर पर मैं माउस खरीद के लाया हूँ तो मैंने फीडबैक भी दे दिया, मैंने लिख भी दिया, और मैं जो माउस लेकर आया हूँ माउस बॉक्स में पड़ा हुआ है, माउस की तस्वीर भी लगा देता हूँ, तो ये एक अच्छा रिव्यू हो जाएगा। यानी आपको कोई सी भी तस्वीर, जरूरी नहीं प्रोडक्ट की तस्वीर ही हो, कोई सी भी तस्वीर शेयर कर सकते हो। आप अपनी तस्वीर शेयर कर सकते हो, आप कोई और तस्वीर शेयर कर सकते हो, लेकिन आपके कॉन्टेक्स्ट के साथ, टेक्स्ट के साथ, आपकी तस्वीर के साथ आपका रिव्यू स्ट्रांग होगा, क्योंकि गूगल को लगेगा कि बॉट नहीं है। अदरवाइज गूगल को लगेगा कि बॉट एक्टिविटी हुई है, कि बहुत सारे रिव्यूज किसी ने ले लिए हैं। जब आप इतनी चीजें ऐड कर रहे होगे तो उसे सब पता लग जाएगा कि ये मैनुअल एक्टिविटी है, ठीक है ना, ये बॉट एक्टिविटी नहीं है। सो गूगल के नजदीक जो फेक रिव्यू है एक्चुअली वो बॉट एक्टिविटी है। तो अगर मैं बहुत सारे लोगों से रिव्यूज ले रहा हूं तो एज ए ह्यूमन बीइंग आप लोग रिव्यूज दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये बॉट एक्टिविटी नहीं है, इसको फेक रिव्यू नहीं कहा जा सकता। हाँ अलबत्ता अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी के मुतालिक पुअर रिव्यू देना है, ठीक है, अब जब मैं इतने सारे लोग किसी का पुअर रिव्यू दोगे तो वो तो बहुत वीक हो जाएगा, तो वो गूगल पे रिपोर्ट करेगा कि भाई ये तो मेरे क्लाइंट्स नहीं है, ये तो फेक रिव्यू है। सब गूगल को वो रिपोर्ट करेगा इतने सारे लोगों के मुतालिक, फिर गूगल का अपना सिस्टम एक्टिवेट होगा और उसको चेक करेगा कि क्या ये जेन्युइन रिव्यू हो सकता है कि ये फेक रिव्यू है, और फिर गूगल उसको रिमूव करेगा या उसको परमानेंट कर देगा, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों में से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सब कुछ गूगल ने करना है अपने एंड पर। ऐसा नहीं है कि अच्छे रिव्यूज रख लें और पुअर रिव्यूज डिलीट कर दें, ऐसा नहीं होगा। मतलब रिव्यूज लग गए तो लग गए। हाँ यूं कर सकता हूं कि अगर आप पुअर रिव्यूज दोगे तो मैं एक फीडबैक रिप्लाई दूंगा आपको कि भाई आप अगर अनसेटिस्फाइड हैं, ठीक है, तो आप मुझसे मिलें आकर, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा एड्रेस है, ताकि आपका प्रॉब्लम हम रिजॉल्व करें। लेकिन हम उसको रिमूव नहीं कर पाएंगे। आपका ग्रुप है 280 वाला है ना, 281 है, नॉट 80। ये यहाँ पर मैं शेयर करने जा रहा हूँ।
तो हम उसे बाद में रिक्वेस्ट करके कोई ऐसा हो कि आप खत्म, वो खुद खत्म कर सकता है, हम नहीं कर सकते, ऐसा है? हाँ हाँ बिल्कुल एडिट कर सकते, आपने आज उसको 4 स्टार दिए, कल 5 स्टार कर सकते हो। आज आपको जो टेक्स्ट लिख कर आया आपको ठीक नहीं लग रहा, आप दोबारा से अपने जीमेल से जाकर उसको एडिट करें, रिव्यू को दोबारा रिव्यू पर जाओगे, वहां पर अपने रिव्यू को देख के एडिट करेंगे, वहां जाकर अपने रिव्यू को चेंज कर सकते हैं। आपको तस्वीर पसंद नहीं आ रही, आप उसको चेंज करना चाहते हो, आज आपने लगा दिया, 4 महीनों के बाद, 2 महीनों के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद, जब भी आप अपने रिव्यू को अपडेट करना चाहो, आप खुद अपने दिए हुए रिव्यू को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, ये हमने कर दिया। नहीं, हमने इसका नहीं लेना, वैसे वो किसी और का लेना है, वो भी हम उसकी बात बाद में करते हैं। इधर आ जाते हैं वापस। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, रीड रिव्यूज। ये वही बात है जो अभी मैं फीडबैक की खुद से बात कर रहा हूं। अब आपने क्या करना है, आपने भी एक्नॉलेज करना है रिव्यूज को ना, तो अब आपने यहां आकर रिव्यूज को पढ़ना है। जब लोग आपको रिव्यूज देने लगे हुए हैं तो यहां आकर आपने अपने रिव्यूज को रीड भी करना है और उनको एक्नॉलेज भी करना है, और जो अच्छे रिव्यूज नहीं दे रहे हैं उनको रिस्पॉन्स भी करना है और उनसे पूछना है। लेकिन अगर वो आपको रिस्पॉन्स बिल्कुल ही नहीं करते हैं तो फिर आप ये शो करोगे कि भाई ये तो फेक है, ये तो मेरा कस्टमर नहीं है, ये शायद कोई हमारा कंपटीटर है जिसने ये काम किया हुआ है सब। फिर आप गूगल को कहोगे कि भाई ये वाला जो है ना ये ठीक रिव्यू नहीं लगा हुआ। ये क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट, ये क्या लिखा हुआ है, लोएस्ट। इसके तो वैसे ही बहुत अच्छी रेटिंग आ रही है 4.8, जिसका मतलब है लोएस्ट भी बहुत ज़्यादा लोएस्ट तो नहीं होंगे। मैंने लोएस्ट पे किया, जरा मैं देखता हूँ कोई लोएस्ट कौन सा है। चलिए ये सबसे लोएस्ट आ रहा है। अब ये देखें, इस रिव्यू को देखें आप, ये वही बात है जो भी मैंने आपको बताई है। लिखा क्या हुआ है, नहीं नहीं नहीं, क्या लिखा क्या हुआ है, नाइस, लेकिन रिव्यू क्या दिया उसने, 1। यानी कि वो उसको अवेयरनेस नहीं है कि मुझे रिव्यू कैसे देना है। इन्होंने उसे कहा होगा कि भाई रिव्यू ऐड कर दो, तो उन्होंने रिव्यू ऐड कर दिया, तो उन्होंने 1 स्टार लगाया और नाइस कर दिया। मतलब वो बुरा फीडबैक नहीं दे रहे हैं, फीडबैक तो उसने ठीक दिया है ना, लेकिन उसने ये नहीं किया। इसलिए ये मैं आपको समझा रहा हूं अभी से, यही चीज बता रहा हूं। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करें, देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिपोर्ट रिव्यू। रिपोर्ट का मतलब मैं कस्टमर से कांटेक्ट नहीं कर रहा, मैं गूगल से कर रहा हूँ। गूगल से जब मुझे कोई फीडबैक अच्छा नहीं मिल रहा होगा, मैं पहले इस बंदे से कहूंगा कि हाँ भाई आपको कोई प्रॉब्लम है, रिप्लाई का बटन बना हुआ है ना, उसको रिप्लाई करूंगा। अगर वो उसको गूगल में मुझे रिस्पॉन्स कर देता है फाइन, क्योंकि उसका ना मेरे पास जीमेल है ना उसका मोबाइल नंबर है। 1-2 दफा मैं उसे मैसेज करूंगा, नहीं करेगा तो फिर मैं गूगल को कहूंगा कि भाई मैं तो इससे बार बार रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं अपनी सर्विस भी इंप्रूव करना चाहता हूँ, लेकिन ये मैंने अपने रिकॉर्ड भी चेक किए हैं तो मेरे रिकॉर्ड में भी ये मेरा कस्टमर नहीं है। सो ये किसी ने फेक रिव्यू किया हुआ है, तो आप इसे रिमूव कर दो। जैसे इसका आ रहा है लोकल गाइड में, तो ये नहीं सिर्फ गूगल पे वो पोस्ट लगाई हुई है। हाँ, इस गूगल लोकल गाइड का मतलब ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, जो गूगल के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, वो फिर उसको फिर ये स्टारिंग मिल जाती है। ठीक है जी, इसने बुरा रिव्यू दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसने जब बुरा रिव्यू दिया तो इन्होंने इससे रब्ता भी किया, लेकिन उसने इसका कोई शायद रिस्पॉन्स नहीं दिया हुआ है इनको। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इसके पुअर निकाले हैं आपको समझाने के लिए। हाँ, वैसे तो उसके कितने आ रहे हैं, 304 है, 4.8 है, तो इसका मतलब यह है कि पुअर रिव्यूज इतने ही होंगे जितने 4-5 हमें नजर आ रहे हैं, बाकी के सारे 5 स्टार रिव्यूज ही होंगे इसके। अब आप ये देखिए इसने क्या लिखा हुआ है, क्विक रिस्पॉन्स बट नॉट एबल टू रीच टू अ डील। इसका क्या मतलब है, कह रहा है मैंने इससे रब्ता किया था, इसने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया मुझसे, लेकिन इससे मेरी बात बनी नहीं है। ठीक है, तो इसने भी ये वाला रिव्यू ऐड कर दिया। चलो जी, क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात की। रिप्लाईज का भी समझ में आ गया ना कि यहां से अब देखते जाएंगे जिनको रिप्लाई दे चुके होंगे कि एडिट लिखा हुआ आ रहा है, जिनको नहीं किया होगा उसको रिप्लाई का बटन आ रहा होगा। ठीक है, इनको इसने किया हुआ इसलिए यहां पर ये ऑप्शन हमें नजर आ रहा है। तो ये था अपने पहले रिव्यूज के लिए रिक्वेस्ट करना और उसके बाद उनको रिस्पॉन्स करना। ये दोनों ही जो है हमारे लिए एक ही चीज है। सो ये भी हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर है। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा इधर एडिट प्रोफाइल पर। उससे पहले इधर आए, ये स्लाइड मैंने खोली है और इसके बाद मैं एक और अकाउंट खोलने लगूंगा। यहाँ पर आए, ये सबको पता नहीं क्या चीज़ है, ये गूगल की प्रोफाइल्स हैं जी, मुख्तलिफ जीमेल्स के साथ गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स बनी है। दूसरे क्लाइंट को मैं खोल रहा हूँ, चलिए इस पर आ जाते हैं, business.google.com। वापस आ गए जी इसकी प्रोफाइल में। चलो अब जरा इधर आते हैं,
एडिट प्रोफाइल, सबसे पहले क्या आ रहा है? बिजनेस नेम आ रहा है। ये इसको भी खोल लेते हैं जरा, स्लाइड को भी। मैं नोट्स के ऊपर वैसे तो बिलीव कम करता हूं, इसलिए कि बहुत सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं ना वो डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर चेंज होती हैं। ठीक है, इसलिए आपने जब भी कोई चीज चेक करनी हो कि उसकी रेंज क्या है, उसकी लिमिट क्या है, उसकी लेंथ कितनी होगी, आपने गूगल से चेक करना है हमेशा, ताकि आपको लेटेस्ट अप्रोच के साथ सब चीजें मिल रही हों, बजाय इसके कि पुरानी इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, इस वक्त क्या लिखा हुआ है? अप टू 80 कैरेक्टर्स, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फील्ड, यानी जहां पर अभी आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है यहां पर क्या लिखा हुआ है? बिजनेस नेम। तो क्या गूगल हमें रिकमेंड कर रहा है कि बिजनेस नेम कितना बड़ा होना चाहिए? अबाउट 80 कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल ने कंसीडर करना है 80 कैरेक्टर्स को आपकी प्रोफाइल को रैंक करने के लिए। इसका यह मतलब नहीं है कि आप 80 से ज्यादा लिख नहीं सकते, उसने पहले 80 कैरेक्टर्स को रैंकिंग के लिए कंसीडर करना है। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट 80 कैरेक्टर्स में जो आएगा वही गूगल पर ऑप्टिमाइज होगा। अब आप यहां पर देखें, इस केस में मैंने नाम कैसा रखा हुआ है, इस नाम को चेक करें जरा। पहला पार्ट और एक दूसरा पार्ट, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है नाम। मैंने नाम को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक ये वाला हिस्सा और उसके आगे एक पाइप साइन लगाया हुआ है, और फिर दूसरा हिस्सा लिखा हुआ है। और पहले हिस्से में क्या लिखा हुआ है? बेस्ट एमईपी कंसल्टेंट्स इन लाहौर। ये नाम तो नहीं है किसी का, लेकिन नाम तो नहीं हो सकता ना, नाम क्या है उसका कंपनी का? इनोवेटिव इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो देखें, पीक सॉल्यूशन को जो लोग ढूंढ रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो आप सब लोग हैं जो पीक सॉल्यूशन को पहले से ही जानते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमने पीक सॉल्यूशन में आने वाले उन लोगों को ढूंढना है जो हमारी प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं। हमारी प्रोडक्ट क्या है? कंप्यूटर कोर्सेज हैं। तो जो हमारे कोर्सेज को ढूंढ रहा होगा हमें उसे करना है। तो उन कोर्सेज में कोई ना कोई एक ऐसा कीवर्ड तो होगा जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड होगा, जिसके ऊपर मुझे पता है कि भाई बहुत सारी ट्रैफिक है। तो जब कोई बंदा पीक सॉल्यूशन लिखेगा वो तो जानता है ना मुझे, लेकिन एक बंदा गांव से आया और वो कहता है भाई कंप्यूटर कोर्सेज करने हैं लाहौर जाकर, हाँ, अब उसको तो नहीं पता कि पीक सॉल्यूशन से कोर्स करने हैं, तो वो सर्च क्यूरी में तो कंप्यूटर कोर्सेज की कोई सर्च क्यूरी बनाकर लिखेगा ना। तो हमने क्या किया हुआ है कि जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, जो हम चाहते हैं कि जब भी कोई बंदा इस कीवर्ड को, जैसे ये कंपनी जो है, इनका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो क्या है कि बेस्ट एमईपी कंसल्टेंट्स इन लाहौर, ये इनका प्राइमरी कीवर्ड है। सो हमने क्या किया, नाम से पहले प्राइमरी कीवर्ड को ले लिया। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा, इनोवेटिव कोई लिखेगा ये तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अब बेस्ट एमईपी कंसल्टेंट्स इन लाहौर या इन पाकिस्तान कोई लिखेगा तो उस पर भी ये रैंक होंगे। मतलब यही है लोकल एसईओ जो हम कर रहे हैं, कि हम नाम के साथ तो आना ही है हमने, जब हमने प्रोफाइल बना लेनी है, हम अपनी प्रोडक्ट्स के साथ और हम अपनी प्रोवाइडेड सर्विसेज के साथ भी रैंक करें, तो हम किसी एक को कर सकते हैं मेन पर। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जैसे कोई बंदा लिखेगा ना बेस्ट एमईपी कंसल्टेंट्स इन लाहौर, तो जो प्रोफाइल जाएंगी तो ये ऊपर पहली दूसरी तीसरी में कहीं नजर आ रही होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जब प्रोफाइल बनाओगे, यहां आप किसी की प्रोफाइल को रैंक करोगे, तो जो आपका मेन कीवर्ड हो, प्राइमरी कीवर्ड हो, आप उसके कॉम्बिनेशन से अपनी ब्रांड का नाम लिखोगे। ठीक है, ये नाम कैसे चेंज होगा भाई? ये पेंसिल बनी है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। पेंसिल पे क्लिक करें, आगे हूं मैं इस खाने में वापस। ठीक है, चलिए इसे कैंसिल कर दें। आगे क्या लिखा हुआ है? बिजनेस कैटेगरी। जब हम प्रोफाइल बना रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हम मैक्सिमम 10 बिजनेस कैटेगरीज बता सकते हैं। फिर वही बात यहां पर भी, अब ये देखें, जैसे मैंने कहा था ना कि वो एक ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है, अभी जो बात मैंने की है ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर सेट कर दिया कि कीवर्ड को सेट कर दिया। अब एक और अदर ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर क्या है? वो क्या है? वो है आपकी बिजनेस कैटेगरी। वो कहते हैं आप कितने अच्छे तरीके से अपनी मेन कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को बताते हो। अब ये मेन कैटेगरीज क्या है और सब कैटेगरीज क्या है, ये गूगल को तो नहीं पता ना, भी बिजनेस तो आपका है। गूगल आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? सजेस्ट करता जाएगा। जैसे मैं ये कहूं कि भाई कोई क्लिनिक हो, तो मैं कहता हूं भाई क्लिनिक जो है वो हॉस्पिटल भी है, वो क्लिनिक भी है, वो डॉक्टर भी है, वो सर्जन भी है। तो कितनी सारी कैटेगरीज मैंने वैसे एग्जाम्पल में बोल दी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा कैटेगरीज बताएंगे तो हो सकता है कोई लोग क्लिनिक ढूंढ रहे हो, कोई लोग हॉस्पिटल ढूंढ रहे हो, कोई लोग सर्जन ढूंढ रहे हो, कोई लोग डॉक्टर ढूंढ रहे हो, तो सब पे मेरी विजिबिलिटी हो जाएगी। अब इनमें से एक कैटेगरी तो मेरी प्राइमरी होगी,
बाकी की मेरी जो कैटेगरीज हैं वो सब सेकेंडरी कैटेगरी में आएंगी। और गूगल हमें क्या कहता है 9+1, कि एक आपकी मेन कैटेगरी है और 9 आपकी सब कैटेगरीज हैं। इधर आए जरा देखें, इन नोट्स में कहीं लिखा होगा कि कितनी कैटेगरीज लगा सकते हो। लिखा हुआ गया अप टू 10 कैटेगरीज। सो यहां आकर हमने क्या करनी है जी, अपनी कैटेगरीज बतानी है। फाइन, ये देखें बताई भी हुई है मैंने यहाँ पर कुछ इस कंपनी के मुतालिक हमने कुछ कैटेगरीज बताई हैं। इनको भी हमने चेंज करना होगा। जो आपकी मेन होगी उसके साथ प्राइमरी लिखा हुआ है जो आपने पहले बनाई थी। फिर आगे क्या लिखा हुआ, आगे डिस्क्रिप्शन। अब ये जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है जी, यहां पर आकर आपको अपने बिजनेस के मुतालिक बताना है और इस तरह बताना है कि इस डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस आप कह लो कि डिटेल्स के अंदर आपके कीवर्ड्स आ जाएं। पहले प्राइमरी कीवर्ड को फोकस करें, उसके बाद अदर कीवर्ड्स भी आ जाएं। मगर दीज आर नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फेसबुक पोस्ट। जैसे हम फेसबुक पोस्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई हैशटैग और टैग्स, इस तरह कुछ, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने मैसेज में अपने कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना है बस। और जो वेबसाइट एसईओ करने के जो स्टैंडर्ड्स मैंने आपसे डिस्कस किए हुए हैं कि इजी इंग्लिश होनी चाहिए, छोटे सेंटेंसेस होने चाहिए, छोटे छोटे पैराग्राफ्स होने चाहिए, सब यहां पर आप इसको अप्लाई कर लो कि भाई इजी इंग्लिश रखें, छोटे छोटे सेंटेंसेस रखें और पैराग्राफ्स की तादाद ज्यादा बढ़ाएं और कीवर्ड्स को उसमें लाकर एडजस्ट कर दें। ये हम लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 750 कैरेक्टर्स में। आप अपनी डिस्क्रिप्शन को 750 कैरेक्टर्स में बता सकते हो, ठीक है। ये हमने बताई हुई है, 698 में बताई हुई है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, सजेस्ट डिस्क्रिप्शन। ये गूगल हमको सजेस्ट करेगा, ठीक है। इसे जरा कैंसिल कीजिए और नीचे आ जाते हैं। नीचे क्या आ रहा है जी, फोन नंबर। यहां पर हम चाहें तो अभी फोन नंबर और भी ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे क्या आ रही है, वेबसाइट। यहां से हम अपनी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आप जब पहली दफा प्रोफाइल बना रहे होते हो तो अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप गूगल से कहते हो कि भाई मेरी वेबसाइट बना दो। इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल आपको कोई डोमेन भी देगा, कोई होस्टिंग देगा, बल्कि गूगल के अंदर ही आपको एक यूआरएल दे देगा। और उस यूआरएल में क्या होगा, उस यूआरएल में आपके बिजनेस का नाम नजर आ रहा होगा, आपका एड्रेस नजर आ रहा होगा, आपका मोबाइल नंबर, जो जो कुछ मैं यहां पर अपलोड करता जा रहा हूं वो सब कुछ मेरी वेबसाइट में शामिल करके लोगों को दिखाना शुरू कर देगा। बेसिकली वेबसाइट में क्यों कह रहा हूं इसको, कि वो एक यूआरएल आपको दे देगा गूगल के ऊपर ही, और इस यूआरएल पर आप गूगल एड्स भी चला सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो अगर आपकी प्रोफाइल है और गूगल ने आपके लिए प्रोफाइल वेबसाइट बनाकर दे दी है, तो जो गूगल ने वेबसाइट बनाकर दी होगी और आप क्या कर रहे हो उसकी वेबसाइट, इसका मतलब है फ्रीक्वेंटली अपडेट भी होती रहेगी। क्या ख्याल है, क्योंकि क्या मैंने अगले दिन एक पोस्ट लगा दी तो क्या हुआ, वो शामिल होगी ना। मैंने डिस्क्रिप्शन बढ़ा दी, मैं जो जो कुछ काम गूगल पे प्रोफाइल पे करता जा रहा हूं, अगर मैंने गूगल की वेबसाइट यूज की होगी तो वो उसमें उसको ऐड इन करता जाएगा खुद ही से। तो यहां से मैं अपनी वेबसाइट दे भी सकता हूं और चेंज भी कर सकता हूं, ठीक है। उसके बाद एक और नई चीज नजर आ रही है हमें, उस पर क्या लिखा हुआ है जी, सोशल प्रोफाइल्स। सोशल प्रोफाइल सभी को पता है भाई, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, ये तकरीबन 1-1.5 माह से पहले ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के साथ अपनी सोशल प्रोफाइल्स ऐड ही नहीं कर सकते थे इस तरह। यहां से ये 1-1.5 माह पहले की बात कर रहा हूं, ये तकरीबन 1 माह ही हुआ है जब ये इंट्रोड्यूस करवाई है अभी ये चीज। इससे पहले नहीं दे सकते थे। इससे पहले हम क्या करते होते थे, इससे पहले हम कोई अदर तरीका इस्तेमाल करके, जिन लोगों ने एसईओ पढ़ी होगी उन्हें पता होगा, मैंने स्कीमा पढ़ाया था, हम स्कीमा में जाकर अपने प्लेटफॉर्म्स ऐड करते होते थे। यानी वो, इसका मतलब है वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का पार्ट ही नहीं था, इधर से वो कर ही नहीं सकते थे। वो करने के लिए मुझे, जब मैं वेबसाइट की एसईओ करता था, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो पढ़ेंगे, जब हम वेबसाइट की एसईओ करते थे तो उसमें जाकर हमारा एक बहुत मेन एलिमेंट होता है स्कीमा। वहां पर जाकर हम अपनी प्रोफाइल्स को, सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स को ऐड करते थे। यहां पर ऑप्शन ही नहीं था, अब गूगल ने आपको दे दिया। वो कहता है कि भाई अपनी सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, लिंक, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अब कितने प्लेटफॉर्म्स को वो रिकमेंड कर रहा है, यहां से हमें ये भी पता लग गया कि वेटेज वाले प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, क्योंकि जो जो इसने ऐड किए हुए हैं वो सब वेटेज वाले हैं। इस पर क्लिक कीजिए, ये 2 मैंने इसमें ऐड किए हुए हमने इनके अभी तक। और ये क्या लिखा हुआ है जी, ऐड सोशल प्रोफाइल लिस्ट पे क्लिक कीजिए, आ गई है। अब ये वो बाकी के शो कर रहा है जो ऐड नहीं हुए, तो हमें अंदाजा हो गया कि भाई ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो वेट वाले हैं, तो इन पे आपके अकाउंट्स होने चाहिए।
तो कह रहे यहां पर ऐड करो, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा, यहां लिखूं कीवर्ड जरा, बेस्ट MEP। चलिए इसको छोड़ें, इनकी प्रोफाइल पे आ जाते हैं। नीचे है, पता लग गया? बटन नजर आ रहे हैं प्रोफाइल्स के? अभी 2 ही बनाए हुए हैं ना, तो 2 के 2 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1.5 माह पहले इस तरह की कोई चीज यहां थी नहीं। तो पहले कहां होती थी ये? फिर पहले ये होती थी कि जब हम क्रॉल करते थे तो नीचे लिस्ट में आते थे, और वो किसकी वजह से आते थे? वो स्कीमा की वजह से आते थे। सो अब गूगल ने ये चीज भी अपने पास ले लिया, कहता है कि भैया आपको किसी दूसरे टूल को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, यहीं से ही आप अपनी प्रोफाइल ऐड कर लो, और मैं उनको बटन्स की शक्ल में यहीं पर दिखा दूंगा, ताकि जो बंदा आपकी प्रोफाइल पर आएगा तो आपके सोशल मीडिया पे भी चला जाएगा, आपका लिंक्डइन पे भी चला जाएगा, और आपके फेसबुक पे भी आ जाएगा। ओके, अब आ जाए वापस। जो काम करते जाओगे, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा यहां पर, तो हम इसे कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद आगे क्या? लोकेशन एंड एरिया। फॉर एग्जाम्पल आपने लोकेशन लगा दी है, लेकिन बाद में आपको लग रहा है कि लोकेशन डिसलोकेट हो गई है, ठीक तरीके से नहीं आ रही है, तो आप दोबारा से यहां पर आके ये जो लोकेशन का बटन बना हुआ है इस पर आके क्लिक करोगे तो इसको ठीक कर लेंगे आप। यहां से आकर दोबारा से लोकेशन को करेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन ये वाला टास्क आपको मोबाइल से करना है, लैपटॉप से नहीं करना, क्योंकि मेरे लैपटॉप के ऊपर लोकेशन उतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी अच्छी लोकेशन मोबाइल के ऊपर आएगी। ये कैसे चेंज होगी? ये पेंसिल को प्रेस करेंगे तो हम कर सकते हैं। ये इसका पोस्टल एड्रेस आ रहा है और ये नीचे लोकेशन दिखा रहा है कि यहाँ पर ये पड़ा हुआ, ये लगा हुआ है यहाँ पर जी। उसके बाद क्या आ रहा है? अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो क्या है? सर्विस एरियाज। अब ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं ना भाई, किसी ने मुझसे पूछा असाइनमेंट करते हुए कि ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स कौन, ये आज और पिछली क्लास में मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूं आपको, ये सारे के सारे ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स हैं, अलग अलग, सब अलग अलग। यानी आपने किसी की प्रोफाइल को रैंक करना है, तो ये जो पिछली क्लास से लेकर आज तक हम कर रहे हैं, ये सारे के सारे रैंक करने के मेथड्स हैं। उसकी प्रोफाइल को ऊपर लाने के लिए हमें ये सब कुछ करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। सर्विस एरियाज, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि भाई आपके सर्विस एरियाज कौन से हैं, ये भी बता दो। अब गूगल के मुताबिक देखें और रैंकिंग के मुताबिक देखें तो इन दोनों में थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट करूंगा। गूगल तो कहता है कि भाई आप जहां जहां सर्विसेज दे रहे हो ना, तो वो सर्विसेज ऐड कर दो। मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं क्या करता हूं, जहां जहां हमारे कंपटीटर सर्विसेज दे रहे हैं ना, हम वहां पर सर्विस एरियाज ऐड करते हैं। यानी जहां पर मेरा कंपटीटर, मिसाल के तौर पर मैं बैठा हूं इस वक्त लोअर इधर, मैं कहता हूं मैं इधर बैठा हूं, एक हमारी ब्रांच लोअर माल पर है, मैं कहता हूं भाई एक कंपटीटर हमारा जोहर टाउन में बैठा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। एक कंपटीटर हमारा DHA में बैठा हुआ है, एक कंपटीटर हमारा इलामा इकबाल टाउन में बैठा हुआ है। अब ये वो लोकेशंस हैं जहां पर कॉलेजेस मौजूद हैं। तो कोई भी बंदा इन लोकेशंस पे जब कॉलेजेस को सर्च करता है तो वो वाले कॉलेजेस आ जाते होंगे। तो मैं कहता हूं जब कोई बंदा उन लोकेशंस पर भी कॉलेज को सर्च करे तो मैं वहां पर भी रैंक करूं। तो ये सर्विस एरियाज के थ्रू ये वाली ऑप्टिमाइजेशन में बेहतर कर पाऊंगा अपने, ठीक है। तो सर जैसे मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, उनकी तो वो लाहौर में एक ही मार्केट है, तो उनके लिए क्या क्या सर्विस है? उनके सर्विस एरियाज ये होंगे, देखिए बिलालगंज में मेरा ख्याल है कि जो यहाँ पर बैठा होगा उसने भी कोई चीज़ खरीदनी होगी तो बिलालगंज ही जाएगा, ऐसे ही है ना। हाँ। बिल्कुल ऐड करेंगे लाहौर के सर्विस एरियाज। कौन कौन से एरिया? पहली प्रायोरिटी पर उसके करीब करेंगे, दूसरी प्रायोरिटी पर ये वाले भी करेंगे, सदर का भी करेंगे, इलामा इकबाल टाउन का भी करेंगे। हाँ जी, मैं ये बताने लगा, मुझे मौका दें, मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है। मैं उधर ही हम आ रहे हैं, ठीक है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां पर आप मौजूद हो, असल पॉइंट मैंने जो कहा ना उसको आपने यहां पे पिक करना है। जहां पर रुक कर मैंने एक पॉइंट बताया आपको, वो क्या है कि जहां पर हमारा कंपटीटर बैठा होगा ना, हमें वो सर्विस एरियाज भी ऐड कर देने, ताकि जब वो विजिबिलिटी में नजर आ रहा हो तो हम वहां पर भी नजर आ रहे हो, ताकि वो जो क्लाइंट जब उसको गूगल करे तो वो हमें भी कंसीडर कर ले, क्योंकि हम नजर आने लगे हुए हैं। तो अगर हम ये कह दें कि भाई हम लाहौर कैंट में हैं तो नजर तो नहीं आएंगे ना, नीचे चले जाएंगे हम और करीब आ जाएंगे। लेकिन इसकी वजह से, हालांकि रहेंगे तो हम लाहौर कैंट में ही, उस वक्त भी हम लाहौर कैंट में ही रहेंगे, लेकिन सर्विस एरियाज की वजह से हम उससे गूगल को वहां पे नजर आएंगे जी। सर्विस एरियाज कितने ऐड हो सकते हैं? 20 सर्विस एरियाज आप ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप डिफरेंट रूट वाले सर्विस एरियाज, लंबे लंबे रूट वाले सर्विस एरियाज ऐड करोगे ना, गूगल को 30 किलोमीटर की बात करता है, हालांकि 30 किलोमीटर बहुत ज्यादा होते हैं, 30-40 किलोमीटर की बात करता है।
तो इससे बड़े बड़े रूट होंगे तो फिर गूगल वेरिफिकेशन करेगा कि भाई ये आप इतनी दूर सर्विसेज देते कैसे हो। हाँ, तरीका क्या है आपके पास? क्या आपने कोई गाड़ी रखी हुई है, कन्वेंस रखी हुई है जिसके थ्रू आपका सामान जाता है? लेकिन अगर इतनी रेंज में होंगे तो फिर गूगल आपको कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो हम कितने सर्विस एरियाज दे सकते हैं? लाहौर। सपोज इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरी जो बिजनेस लोकेशन है वो लाहौर के अंदर है और मैं लाहौर के अंदर रहते हुए लोगों को सर्विसेज दे रहा हूँ। अगर मैं लाहौर के अंदर रहते हुए लोगों को सर्विसेज देने लगा हूं तो मुझे चाहिए कि जहां जहां मैं सर्विसेज को सपोज कर रहा हूं वो लोकेशन जो हॉट लोकेशन है उनको यहां पर मैं ऐड कर दूं। ठीक है, देखिए मैंने दिए हुए कुछ एरियाज कि कहां कहां हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग आवर्स। ये स्केड्यूल भी आपको पता है ना, प्रोफाइल में आ रहा होता है। कई लोगों का आ रहा था क्लोज्ड, कई का आ रहा था भाई क्लोज होने वाली है, किसी पे लिखा हुआ आ रहा था ओपन है। अभी 25th का हॉलीडे आ रहा है, तो जिन जिन लोगों की प्रोफाइल है अब ठीक है वो उनको मैसेज आया हुआ है कि भाई आप 25 को खुले हुए हो कि बंद हो, क्योंकि वो रूटीन आवर्स में तो नहीं आ रहा ना, तो रूटीन आवर्स के अलावा आ रहा है तो इसलिए वो पूछ रहा है। तो फिर यहाँ पर आकर कोई बता देगा कि मैं बंद हूँ तो सिर्फ 25 को ही बंद करेगा, बाकी दिनों में खुला रखेगा। हाँ? जैसे गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि जनाब 6 बजे कारोबार बंद हो जाएंगे, लेकिन किसी ने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है कि वो 10 बजे तक कारोबार कर रहा है। अब अगर वो भूला बैठा हुआ है कि भाई गूगल पे तो वो 10 बजे तक नजर आ रहा है, तो कोई भी बंदा 7 बजे देखता है, वो कहता है भाई ये तो खुला हुआ है, चलो इधर ही होते हैं जाकर, तो वो वहां जाकर देखते तो वो बंद होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें फ्रीक्वेंटली इन चीजों को भी साथ देखना पड़ेगा, अपडेट्स करनी पड़ेंगी इधर आकर भी। ठीक है, ये सर्विस एरियाज कैसे देने हैं, इस पेंसिल पे क्लिक कीजिए। ओपनिंग मेन आवर्स, ये आवर्स दिए हुए हमने। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक अकेडमी है या एक क्लिनिक है, वो सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक खुलता है और उसके बाद 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खुलता है। तो दो टाइमिंग्स हो गए, दो टाइमिंग्स हो गए ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक टाइम तो दे दिया मैंने, तो आगे प्लस का निशान बना हुआ है, तो यहां पे क्लिक करके मैं दूसरा टाइम भी दे सकता हूं। और अगर वो एक दिन में ज्यादा तो खुल रहा होगा तो इस तरीके से हम मल्टीपल टाइमिंग्स उसके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फ्राइडे है तो फ्राइडे को आपको टाइमिंग ऐड करनी चाहिए, इसलिए कि फ्राइडे में आप लोग ब्रेक लेते हो नमाज के लिए। ठीक है, तो उसमें आप बता दें जनाब सुबह इतने बजे से लेकर इतने बजे तक, और उसके बाद ब्रेक के नमाज के बाद का टाइम लिखते हैं, उसमें मेंशन करते हैं, ताकि जब कोई भी बंदा देखें। गूगल को बेसिकली हम क्या कर क्या रहे हैं, गूगल तो हमें बहुत रिस्पॉन्सिव किस्म के लोग चाहिए ना। कोई बंदा आ रहा है आपके पास, क्या पता वो किस टाइम पर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो जुम्मा की टाइमिंग में आ रहा है, ऑफिस तो आपका खुला हुआ था, तो उस पर लिखा हुआ आ रहा होगा क्लोज्ड है और खुल जाएगा 3 बजे, ताकि उसको आसानी हो जाए। ये सारी आसानियां जब हम पैदा कर रहे हैं तो इसी वजह से गूगल हमें रिकमेंड भी करेगा। तो यहां से आकर हम क्या करेंगे जी, टाइमिंग बता देंगे। यहां पर और ऑप्शंस भी आ रहे थे, परमानेंटली क्लोज, टेम्परेरीली क्लोज, ओपन विद मेन आवर्स। ये क्या लिखा हुआ है, ओपन विद नो मेन आवर्स, कह रहा है टाइमिंग शो ही ना करो मेरी। हाँ, तो ये भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। ये अगर आपने कुछ टाइमिंग्स देने हो कि भाई ये टाइमिंग्स है हमारे, तो यहां से ये कुछ उसने बटन्स भी दिए हुए हैं, यहां से भी हम ऐड कर सकते हैं। ये एक और फैक्टर हमने देखा प्रोफाइल की सेटिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपनी प्रोफाइल को भी कंप्लीट करना है। अच्छा, अब आगे चलते हैं आगे। ये क्या लिखा हुआ है, बुकिंग। इसको तो देखा था मेरा ख्याल है प्रीवियस क्लास में, नहीं देखा था। बुकिंग का क्या मतलब है? बुकिंग का मतलब यह है कि भाई आपने कोई बुकिंग की ऑप्शन भी दी हुई है कि नहीं दी हुई है। अब कुछ लोगों की वेबसाइट्स होंगी जिनके ऊपर उन्होंने पूरे का पूरा एक बुकिंग का यूआरएल बनाया होगा कि भाई आपने बुकिंग लेनी होगी तो इधर देखें। अगर आपको क्लाइंट्स बढ़ाने हैं, लीड्स चाहिए, तो लीड्स के लिए अगर आप अपनी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, तो अगर आपकी वेबसाइट पे सिर्फ इंफॉर्मेशन है और लीड्स के लिए कोई चीज नहीं है, तो उसके पास आ जाके एक ही तरीका रह जाता है कि वहां से वो आपका मोबाइल नंबर नोट करे या ईमेल नोट करे, और या तो आपको अलग से मैनुअल ईमेल कर दे या मोबाइल पे मैनुअल कॉल कर दे। सो हम कहते हैं नहीं भाई, हमने क्या किया हुआ है कि अपने वेबसाइट के ऊपर एक यूआरएल बनाया हुआ है जो अपॉइंटमेंट का है या बुकिंग का है। तो जब वो उस पर क्लिक करेगा तो उसमें जाकर वो अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा और सबमिट करेगा, तो बुकिंग का मैसेज मुझे ईमेल पर आ जाएगा। ये उस सूरत में है जब ये मौजूद होगा। अगर ये मौजूद ही नहीं है फिर तो नहीं आ सकता ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं, बिल्कुल नहीं आएगी। अब इसका हल बताता हूं ना।
ये क्या है? व्हाट्सएप लिंक जनरेटर। इससे क्या होगा? व्हाट्सएप का लिंक बन जाएगा, यूआरएल बन गया, ये वाला यूआरएल आप उसमें दे दें। इससे क्या होगा? कोई भी बंदा अपॉइंटमेंट के लिंक पे क्लिक करेगा तो कहाँ मैसेज आएगा आपको? आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट का बटन आपकी वेबसाइट पर नहीं बना हुआ। ठीक है, सो यहां से हम लिंक भी बना सकते हैं। अब ये देखें, इसमें ये बना हुआ ना गेट एन अपॉइंटमेंट का बटन, इधर आएगा वो बंदा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये वाला जो यूआरएल है इसे कॉपी करूंगा और जाके कहां पे पेस्ट कर दूंगा? यहां पे। जैसे ये देखिए मैंने व्हाट्सएप का दिया हुआ लिंक, ताकि क्योंकि इनकी वेबसाइट पर नहीं है ये लिंक अभी, तो अभी हमने क्या कहा कि कोई भी बंदा इनके अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेगा, बुकिंग पे क्लिक करेगा, तो वो कहां चला जाएगा? व्हाट्सएप पे चला जाएगा। लाजमी, और व्हाट्सएप इज द हॉटेस्ट प्लेस। फेसबुक के ऊपर जब हम ऐड चला रहे होते हैं तो हम चलाते ही व्हाट्सएप कन्वर्जन के साथ है कि भी व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए हमारे पास। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास कोई वेबसाइट का लिंक होगा तो यहाँ से हम लिंक ऐड कर सकते हैं। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऐड एनदर लिंक। इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीपल लिंक्स भी ऐड हो सकते हैं। जी क्या लिखा हुआ है? क्रिएट अ फ्री लिंक। नंबर बताओ, इसमें कोई मुश्किल काम तो नहीं है? बस ये ज्यादा आ गया, इसको मिटा दे। यहाँ पर कोई मैसेज देना है, छोटा मोटा सा मैसेज भी देना है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? आ गया, बस इसे कॉपी कर लें और लगा लें वहां पे। किसी को लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक को आप चाहें तो अपने व्हाट्सएप की पोस्ट में भी यूज कर सकते हैं, उसमें फेसबुक की पोस्ट में यूज कर लें, कहीं भी यूज करना है। लिंक तो बन गया ना भैया आपका। अभी कोई भी बंदा इस लिंक पे जब क्लिक करेगा तो वो कहाँ आएगा? आपके व्हाट्सएप की कन्वर्सेशन विंडो के अंदर, जहाँ पर आप व्हाट्सएप में उससे बात कर रहे होंगे। चलिए अब वापस आ जाए जल्दी से। उसके बाद आगे क्या चीज है जी? मैसेजेस। ये मैसेजेस कहाँ पे आते हैं हमारे पास? ये मैसेजेस भी हमारे पास आएंगे कहां पर? गूगल बिजनेस प्रोफाइल में। और इसकी इंटीमेशन कहां पे होगी? गूगल जीमेल पे। ये एसएमएस नहीं है, ठीक है, ये समझना कि इट इज नॉट एसएमएस। ये एसएमएस मैसेज नहीं है, बल्कि ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैसेज है। यानी कि ये वाला मैसेज हमें कहां मिलना है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर। इंटीमेट कैसे होगा? अगर आप मोबाइल के ऊपर अपने जीमेल यूज कर रहे हो तो वहां पर जो नोटिफिकेशन में आ रही होती है वहां पर आएगा जनाब आपको मैसेज आया हुआ है। मैं उस जीमेल को खोलूंगा तो वहां पर जो लिंक होगा उसे क्लिक करूंगा, वो मुझे मेरी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ले आएगा। फिर मैं यहां लाकर उसको जवाब दूंगा। जी यहां पर आए जरा मैसेज पे। अच्छा, अब ये मैसेज का ये कैसे चलता है? ठीक है, इसकी क्या हायरार्की है, क्या सिस्टम क्या है इसका? इसका सिस्टम यह है कि गूगल आपको मैसेज जनरेट करना शुरू हो गया, लेकिन अब आप जो है ना, जिसकी बिजनेस प्रोफाइल है उसको पता ही नहीं है कि क्या होता है मैसेज, कैसे जवाब देना है, उसको नहीं समझ आ रही है इस चीज़ों की, और उसको मैसेज आने भी शुरू हो गए। नंबर ऑफ मैसेजेस आ रहे हैं क्लाइंट्स की तरफ से। अब गूगल ये देखेगा कि भाई आप तो मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो गूगल क्या करेगा? इस सर्विस को बंद कर देगा फॉर द टाइम बीइंग, परमानेंटली नहीं। प्रोफाइल सस्पेंड भी नहीं होगी इससे, सिर्फ आपकी सर्विस ये बंद हो जाएगी। फिर जब मैं यहाँ आऊँगा तो मुझे मैसेजेस नजर आ रहे होंगे और पता लग रहा होगा भाई ये सर्विस बंद हो गई, पहले तो चल रही थी, फिर मैं उनको जवाब दूंगा। सो आपको इसको भी रिस्पॉन्स करना है। ये भी लीड्स है, कोई बंदा आपकी प्रोफाइल पर आ रहा है तो ये भी लीड्स आपको मिलने लगी हुई है। ठीक है, ये देखिए मैसेज का ऑप्शन भी आ रहा है। ये मैंने मेन्यू पे क्लिक किया, मैसेज के मेन्यू पे क्लिक किया, यहां पर चैट सेटिंग लिखा हुआ आ रहा है, यहां पे क्लिक कीजिए, टर्न ऑन चैट। ये देखें, जब मैं कह रहा हूं ना ऑफ करेगा तो ये डिसेबल हो जाएगा। मैं फिर इस जगह पर आऊंगा और चैट को ऑन कर दूंगा। लेकिन अगर मैं बार बार यूं करूंगा तो फिर गड़बड़ होगी। ठीक है, मतलब मैं इसे ऑन करूं फिर रिप्लाई ना करूं, फिर वो बंद कर दे, फिर मैं ऑन करूं, फिर कुछ अर्से के बाद वो बंद कर दे, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये हमारी प्रोफाइल की रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं होगा। हमें रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि बेसिकली तो हमारा फायदा हो रहा है ना। आपको लीड्स आ रही हैं, आप जवाब नहीं दे रहे होगे तो वो दूसरे वाले पे क्लिक कर देगा, उससे बिजनेस दे देगा, आपको बिजनेस नहीं देगा। ये क्या लिखा हुआ है जी? सेंड रिसीट्स। ये आपको जैसे व्हाट्सएप में होती हैं, आपके पास सेंड रिसीट्स आ रही होती हैं। वेलकम मैसेज अगर आपने कोई देना होगा, जैसे कोई बंदा आपको मैसेज आएगा तो आप उसको कोई वेलकम मैसेज देना चाह रहे हो तो यहाँ से दे सकते हैं। और उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? ऐड एफएक्यूज।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास कोई बंदा आया है तो उसके ज़हन में बहुत सारे सवाल आते हैं जो वो आपके मुतल्लिक, आपकी प्रोडक्ट के मुतल्लिक, आपकी सर्विसेज के मुतल्लिक आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप क्या करो, आप उसकी आसानी के लिए, ताकि उस टेंशन में भी आप ना पड़े कि क्लाइंट मिस हो जाएगा आपके, जो आपके स्टैंडर्ड FAQs हैं वो यहाँ पर ऐड कर दें कि आपको पता है कि भाई आपका जो कस्टमर है वो ये बातें पूछ सकता है, कि भाई वो ये वाले सवाल आपसे कर सकता है। तो आप सवाल बनाएं और उसका जवाब लिख दें। कैसे लिखना है? आगे यहाँ पर ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? कस्टम FAQs, इस पे क्लिक कीजिए। आ गया क्वेश्चन आंसर। पहले क्वेश्चन खुद लिखेंगे और फिर उसका खुद से आंसर दे देंगे ताकि आपका कोई क्लाइंट स्किप ना हो। अब हमने क्या किया हुआ, जैसे आप इंफॉर्मेशन ऑफिस में जाते हो एडमिशन लेने, तो कितने सारे सवाल पूछते हैं, उनके वो जवाब दे रहे होते हैं। तो आप उनको पता होगा ना, अब जब कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग के लिए आएगा तो उन्हें ये पता होगा कि भाई अगर उसने मुझसे 15 सवाल पूछे ना तो 10 तो यही होंगे। क्या ख्याल है, होगा ना ऐसे? इसी तरह आपको भी अपने क्लाइंट का पता है कि भाई आपका क्लाइंट आपसे क्या पूछ सकता है, कौन से ऐसे कॉमन क्वेश्चन हैं जो उसके जहन में आएंगे फौरी तौर पर, इमीडिएटली, जिसका उसको आंसर चाहिए होगा। आपकी प्रोडक्ट के मुतालिक हो सकता है, आपके रेट्स के मुतालिक हो सकता है, आपकी क्वालिटी के मुतालिक हो सकता है। तो आप क्या करो, यहां पर उन सब के आंसर्स, क्वेश्चन लिखकर आंसर्स दे दो, ताकि उसको अगर उन सवालात के अलावा कुछ पूछना हो तो वो आपसे फिर राब्ता कर लेगा। सर क्वेश्चन रिलेटेड होना चाहिए कि एग्जैक्ट होना चाहिए जिस पे वो आगे से आंसर आएगा। व्हाट, मिसाल के तौर को बंदा पूछ, जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा हूं कि व्हाट इज योर लोकेशन, व्हाट इज योर टाइमिंग, व्हेन न्यू बैच स्टार्टेड, इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं ना वो। तो ये सारी चीजें हम लिख के लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये चीजें अपडेट भी करते रहना साथ साथ। कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना जो फिक्स होंगी, मतलब ये तो नहीं कहेगा ना व्हाट इज योर लोकेशन, भाई गूगल बिजनेस प्रोफाइल में तो आई लोकेशन ना, वो तो उसे मिल ही जाएगी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस ऐड करने हैं जो क्वेश्चंस के आंसर्स उसको मिल नहीं रहे वहां पे। अब ये भी क्या है, ये भी SEO का स्टैंडर्ड है। फोटो, इसको भी नहीं देखा था प्रीवियस में ना, इसलिए क्या था हमने, क्या किया था वैसे? कभी एडवर्टाइज तो नहीं देखा था हमने, परफॉर्मेंस देखा था। अच्छा, ऐड फोटो। अच्छा, यहां पर देखें 3 ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास, फोटो, लोगो और कवर फोटो। 3 चीजें हैं हमारे पास। सबसे पहले क्या कह रहा है जी, फोटोज ऐड कर लो। लेट कस्टमर स्पीक इनसाइड योर बिजनेस। क्या भाई कस्टमर्स को बताना चाहते हो, देखो हमारे कारोबार में क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज हो रही है। जैसे हम कह रहे हैं पीक सोल्यूशन को दिखाना है आप लोगों ने, तो हम ये क्लासरूम में ले रहा हूं ना, यहाँ पर कुछ 6-7 तस्वीरें ली जा सकती हैं। किसी क्लास में लाइब्रेरी में बैठ के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उसकी तस्वीर भी ली जा सकती है। सो हम क्या करेंगे कि इंगेज करने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें डेली बेसिस पर यहाँ पर अपलोड करना शुरू कर देंगे। अब अगर हम अपनी तस्वीर को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर कोई ना कोई एक कैप्शन लगा दें, और वो कैप्शन हो हमारा कीवर्ड। अब जब इतनी सारी तस्वीरें लगी होंगी विद हेडलाइंस, तो फिर हमारे चांसेस बढ़ गए अपने कंपटीटर्स की निस्बत ऊपर आने के लिए। और डाटा भी अपडेटेड आ रहा है, और ये भी बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, यानी कि ये सेशन बता सकते हैं जनाब ये स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ये BCom के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इस वक्त इनकी ग्रुप स्टडी चल रही है। आगे सेशन भी लिख दिया आपने। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब जितनी ज्यादा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी, देखें गूगल की दिखाएगा किसको। अगर हम देखें ना गूगल की प्रायोरिटी क्या होगी, एक बंदा गूगल करता है तो कोई चीज सामने आ जाती है, सो गूगल किसको दिखाना चाहेगा? उसे उसको दिखाना चाहेगा जो उसको सबसे फ्रेश इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और अपडेटेड इंफॉर्मेशन देगा, उसी को दिखाएगा। जिसके पास पुराना मटेरियल होगा उसको तो वो नीचे रखेगा, जिसके पास लेटेस्ट मटेरियल होगा उसको वो टॉप पर लेकर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो हमें यहां से फोटोज लगानी है फ्रीक्वेंटली, लेकिन ये फोटो पोस्टें नहीं है, ये जेन्युइन किस्म की एक्टिविटीज हमें दिखानी है जो हो रही है हमारे बिजनेस में। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, लोगो। आपको प्रोफाइल का लोगो भी लगाना होता है, नजर आ रहा है आपको ये लोगो लगा हुआ ना, यहां पर आपको अपना लोगो भी लगाना है, ठीक है। लोगो का साइज क्या होगा, 250 पिक्सल बाई 250 पिक्सल, स्क्वायर शेप में छोटा साइज, ठीक है। मैं क्या स्क्वायर शेप में और 250 पिक्सल बाई 250 पिक्सल्स का लोगो लगा दें।
उसके बाद ये क्या आ रहा है, ये कवर फोटो बनाकर भी आप लगाओगे। अब कवर फोटो का साइज हम यहां से देखते हैं, वहां से नहीं देखते हैं। मैं लिखता हूं, देखिए मैं क्या लिखने लगा हूं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल कवर फोटो साइज। आ गया? क्या साइज दे रहा है जी, 1024 बाई 575। उसके बाद लगाएं। अब अगर आप अपने मोबाइल पे जब लग जाए ना, जब फिट हो जाए, फिर आप उसको मोबाइल से देखें। जब वो मोबाइल के ऊपर आपको लग रहा हो कि यार तो सही नजर नहीं आ रहा, फिर वही साइंस यूज करें जो मैंने आपको बताई थी पहले कि भाई 60% ले आए बीच में मैसेज और बाकी सारा ले आए डिजाइन। ये कवर फोटो क्या है, बेसिकली कवर फोटो आपका बोर्ड है। जैसे कॉलेज के बाहर बोर्ड लगा हुआ है ना, इसी तरह बोर्ड आपकी प्रोफाइल पे लग गया है, आपके बिजनेस का बोर्ड है ये। अब ये कवर फोटो अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक ही बोर्ड है। भाई कॉलेज वालों ने कितने सारे बैनर्स लगाते हैं, कितनी सारी फ्लेक्सेस लगाते हैं, लेकिन उनका जो मेन बोर्ड है वो तो एक ही है ना, वो जो कॉलेज की बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है वो तो वही रहेगा। हाँ ये हो सकता है 4 महीने बाद 6 महीने बाद अपडेट्स होती रहे, नया बोर्ड बन जाता हो, आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली नहीं करना आपने। और इसको रिफ्लेक्ट करना है, आपके कवर फोटो को रिफ्लेक्ट करना है आपके बिजनेस नेम को, वो नेम, तो ये भी ज्यादा अच्छा इंपैक्ट आएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो इस साइज का बनाएंगे। अब आप ये एक और चीज नोट करेंगे, अब जो आगे वाला पार्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रोफाइल का, अब वो सारे का सारा ग्राफिक ओरिएंटेड है। यानी अगर आपको ग्राफिक्स की इंटरेक्शन आपकी कम है, आप अवॉइड करते हैं ग्राफिक्स के साथ, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब जो पार्ट अब हम करने जा रहे हैं वो वाला काम तो आप नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर किसी ने ग्राफिक डिप्लोमा किया होगा, फाइन भाई, वो फोटोशॉप में कर लेगा, वो इलस्ट्रेटर में कर सकता है। लेकिन किसी ने अगर ग्राफिक डिप्लोमा भी नहीं किया हुआ, वो क्या करे भाई, वो कैनवा को यूज कर ले, क्योंकि आगे सारा काम ग्राफिक्स का ही है। जैसे मैंने अभी लोगों की बात की, उसके बाद मैंने कवर फोटो की बात की, फिर मैंने फोटोज की बात की, तो तस्वीरों को ही खेलना है आपने। अगर आप इमेजेस के साथ अच्छे तरीके से प्ले नहीं कर पाएंगे, अच्छी अपडेट्स नहीं दे सकेंगे ग्राफिक्स की, तो आपकी प्रोफाइल कैसे रैंक करेगी। ग्राफिक्स का तो बहुत रोल है इसमें भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सबको ग्राफिक्स को इस्तेमाल करना है। ग्राफिक डिजाइनर्स कितने नहीं है, मतलब जिन्होंने ग्राफिक्स का कोर्स नहीं किया हुआ वो कितने लोग नहीं है, मोस्टली नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में हैं और आप, मैं ये नहीं कहता हूं आप ग्राफिक डिप्लोमा करो, वेरी नाइस, लेकिन आपको कैनवा जरूर यूज करना चाहिए। अगर आप कैनवा भी यूज नहीं करते और आप कैनवा भी फ्री वाला पैकेज यूज करेंगे, तो कैनवा यूज ना करने वाली बात है ये। इसलिए कि जब आप फ्री पैकेज यूज करोगे तो आपको कुछ करने नहीं देगा। ठीक है ना, मतलब मैं कैनवा सेल नहीं करता हूँ ना, मैं कैनवा बेचता हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप कैनवा परचेज कर लोगे, तो जिन लोगों की स्किल ग्राफिक्स नहीं है जब तक, वो उसको उसके ऊपर मिलियंस ऑफ मिलियंस टेम्पलेट्स हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस बटन्स हैं, हर चीज की चीजें इतनी तादाद में पड़ी हुई है ना कि आपने कोई चीज डिजाइन करनी है तो आपको कोई इशू नहीं है वहां पे। और आज के एआई के दौर में उसकी इंटरेक्शन और ज्यादा है। तो अगर आप ग्राफिक्स नहीं करते, भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग ग्राफिक्स की जरूरत है, कहीं पर भी जाओगे वेबसाइट बनानी है ग्राफिक्स की जरूरत है, विदाउट ग्राफिक्स कैसे चलेंगी ये सब चीजें। सो आपको कैनवा ले लेना चाहिए। और कैनवा अगर आप ब्रांड से खरीदते हो, कंपनी से क्योंकि अब हमें जो आगे करना है वो ग्राफिक्स वाला पार्ट है, तो जब तक कैनवा नहीं है उस वक्त तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बुकिंग भी हो गया। अच्छा, यहां पर बच गया हमारे पास 2 चीजें, एडिट प्रोडक्ट्स और एड अपडेट। ये दोनों ऑप्शंस ग्राफिक्स से रिलेट कर रही हैं, इसलिए मैंने ग्राफिक्स की बात की है। एडिट प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होगा कि भाई जैसे वो रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो सामने एक मेन्यू बुक रख देते हैं ना कि भाई क्या खाएंगे आप, ये ले, सब चीजें नजर आ रही होती हैं ग्राफिक्स की शक्ल में हमें। सेम इसी तरह ये यहाँ पर भी वो आपसे कह रहा है कि अपना प्रोडक्ट, अपनी प्रोडक्ट लगा दो। इसे अगली क्लास में इंशाल्लाह इन 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे और हमारा कोर्स खत्म होगा। ये वाला पार्ट एड अपडेट में क्या है इसको भी देख लेते हैं, ये भी हमने अगली क्लास में करना है। लेकिन ये करने से पहले अगर आप लोग कैनवा पे जरा अपने हाथ साथ चलाकर आए तो ज्यादा अच्छी बात है, इसलिए कि ये सारे अब तीनों पार्ट्स ग्राफिक्स वाले हैं। ये 3-4 ऑप्शंस आ रही हैं, 1 2 3 यहां पर है, एक प्रोडक्ट के ऑप्शन है। इन चारों में आपको अपनी डिजाइन बनानी है और उन डिजाइन के थ्रू आपने एडवर्टाइज करना है। यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, नंबर 1 एड अपडेट। भाई क्या करूंगा, जैसे फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं, जैसे इंस्टा पे पोस्ट लगाते हैं, पोस्ट बनाएंगे, मगर वैसी पोस्ट नहीं बनाएंगे, बिजनेस ओरिएंटेड पोस्ट बनाएंगे। मतलब फेसबुक वाली पोस्ट नहीं बनानी है, बिजनेस ओरिएंटेड पोस्ट बनानी है, और डमी पोस्ट भी नहीं बनानी है। ऐसी पोस्ट बनानी है जिससे फेसबुक को भी फील हो रहा हो कि ये वही बिजनेस है जिसको मैंने अप्रूव किया हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑफर्स। फेसबुक ऑफर्स को भी रिकमेंड करता है,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई ऑफर लगा दो 10%, 20% और उसका कोड लिख दें ऑफर का कि किसी ने ये ऑफर क्लेम करनी है तो ये कोड है। अब ये कोड कहाँ से क्लेम होगा? सिर्फ गूगल से होगा, और तो कहीं से हो ही नहीं सकता। मतलब गूगल के विजिटर को ही पता है ना इस कोड का, और तो किसी को नहीं पता। सो गूगल ये कहता है कि भाई अगर आप ऑफर्स दोगे, मेरे प्लेटफॉर्म से दोगे, तो फिर मैं आपकी विजिबिलिटी को और ज्यादा अच्छा कर दूंगा। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है? इवेंट। अब आप देख रहे हैं, चाहे मैंने ऑफर लगानी है, चाहे मैंने अपडेटेड पोस्ट लगानी है, या मैंने इवेंट शो करना है। जैसे मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर, भाई नेक्स्ट सैटरडे को कॉलेज में एक सेमिनार हो रहा है किसी टॉपिक के ऊपर, तो मैं उसको एडवर्टाइज कर देता हूँ गूगल से। आपको पता है ना, गूगल पे सर्चिंग बहुत सारी बढ़ जाती है हमारी, फ्री में हमें सर्चेज मिल जाती हैं। सो यहाँ से हम इसको भी एडवर्टाइज कर सकते हैं। इन दो पार्ट्स को हम अगली क्लास में करेंगे। और अच्छी बात होगी कि अगर आप लोग कैनवा को ले भी लें, इसको परचेज करने के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, किसी दुकान पे जाने की भी जरूरत नहीं है। रात को घर बैठेंगे, आधे घंटे में आप परचेज कर सकेंगे अगर आपकी इंटेंट परचेज करने की होगी। वो बंदा आपसे कहेगा कि जनाब मुझे अपना वो दें, ईमेल दें,